चलिए, कल के क्लास में हम लोग देखा जाए, यानी पिछले क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन के बारे में पढ़े थे और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको बता दिए थे। नहीं, थोड़ा बहुत उसके में पढ़ लिए थे हम लोग। फिर हम लोग को देखना था, अगला हम लोग का जो पॉइंट था वो हम लोग का था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नहीं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। नहीं, मॉलिक्यूल की पोलरिटी पता करने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ये पता करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट का नॉलेज चाहिए, ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट जो है वही हम लोग को बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। चलो देखा जाए, तो आज का टॉपिक हम लोग का है डाइपोल मोमेंट। चलो देखा जाए, डाइपोल मोमेंट में अगर बात करें, नहीं तो डाइपोल मोमेंट को जनरली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ये जो हम लेटर लिखे हैं उसे क्या पढ़ते हैं, म्यू, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्यू क्रॉस डी। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्रॉस डी, ध्यान रखना है। चलो भाई, यहाँ से जो हम लोग को लिखा हुआ है क्यू, इस क्यू का मतलब क्या होता है, तो क्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ई एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पर जो हम लोग ई एन लिखे हुए हैं इसका मतलब आप पहले से जानते होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ई एन डिफरेंस बिटवीन टू एटम। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आपको रिप्रेजेंट करता है दो एटम्स के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लो हम लोग यहाँ लिखते हैं कार्बन और यहाँ लिखते हैं फ्लोरीन, ये दो एटम है। नहीं, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू देखें, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, फैन ऑफ कर दे, नहीं देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, तो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो होता है लगभग 2 के आसपास में। और फ्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 4 के आसपास में। वो याद नहीं करना है, नहीं, उसका टेंशन लगे कि भाई 118 एलिमेंट है, सबके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कैसे याद करें, वो याद नहीं करना है। हम बस बता रहे हैं कि यहाँ पर जो Q लिखा हुआ है, इस Q का मतलब क्या होता है, तो Q का मतलब होता है दो एटम के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर। नहीं, तो मान लो आपको एक के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 2 दिया हुआ है और एक के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। नहीं, तो ई एन डिफरेंस आप निकालोगे, तो ई एन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, 4 - 2 बराबर क्या आ गया, 2, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का ई एन डिफरेंस आ गया है। यानी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू दिया रहे तो हम ई एन डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। साथ साथ हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग को डी लिखा हुआ है, डी, नहीं तो डी का मतलब होता है कि अगर आपका कार्बन है, तो मान लो आप कार्बन लिखते हो, तो कार्बन के पास ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। नहीं, ये हो गया आपका कार्बन, इसके पास 2 ऑर्बिट होता है। फ्लोरीन के पास भी 2 ऑर्बिट होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। दोनों को चिपकाए इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक, अब ये हो गया कार्बन और ये हो गया आपका फ्लोरीन, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को आप क्या कहते हैं, डी। ठीक है, तो यहाँ डी का मतलब लिखा हुआ होगा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। नहीं, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है ना, डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है Q गुना डी, जहां Q का मतलब हो गया दो एटम के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। नहीं, और डी का मतलब हो गया दो एटम के, ध्यान रखना बार बार दो वर्ड यूज कर रहे हैं, दो एटम, नहीं, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। नहीं, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। नहीं, और सिंपली आपको म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना होता है। ठीक है, चलो दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि म्यू जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से। जानते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एरो खींचेंगे तो केयर करना होगा कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उधर टेल रहेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनिक ज्यादा होगी उसकी उधर क्या रहेगा? हेड रहेगा। यानी कि हम इधर लिखते हैं टेल की तरफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और इधर खींचते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे कार्बन और फ्लोरीन में अगर वैल्यूज हम लोग को दिए हुए हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना है? 2। फ्लोरीन का वैल्यू कितना है? 4। तो अगर इनके लिए वेक्टर आपको खींचना हुआ तो इनका वेक्टर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस तरह से वेक्टर आप खींचेंगे। ध्यान रखना है, लेस टू मोर। इतना में दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी सिंपल हम लोग पहले समझे कि डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q क्रॉस D। नहीं, Q का मतलब क्या है? तो दो एटम के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। D क्या है? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी। Q का वैल्यू, D का वैल्यू आपको दिया रहता है, म्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट यानी म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का डायरेक्शन कैसे रहेगा? तो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाएं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है ये हमें बताता क्या है। नहीं, तो डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी की जानकारी देता है। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी की जानकारी देता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर। और अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू 0 नहीं आए यानी म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। ध्यान रखना है। देखते हैं, डाइपोल मोमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0 देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर म्यू का वैल्यू 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या होगा बाबू? नॉन पोलर। ठीक है, इफ म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 देन मॉलिक्यूल इज पोलर। अगर म्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। चलो सबसे पहले एग्जांपल दिया A2 टाइप मॉलिक्यूल। चलो ध्यान से देखो तो A2 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? सॉरी, A2 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा जी? जैसे Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2 etc। ये हमारे क्या है? A2 टाइप मॉलिक्यूल। A2 नहीं, बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो यानी कि Cl Cl यानी दोनों एटम क्या हो? सेम हो। A तब ना A2। ध्यान रखना है। तो Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2 etc ये सब क्या है? हमारे A2 टाइप मॉलिक्यूल है। चलो चेक कर लो। जैसे मान लो Cl आपको दिया हुआ है, Cl बॉन्ड Cl। अच्छा दोनों एटम सेम है कि अलग अलग? सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिक वैल्यू सेम होगा तो Q का मान जब निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा ना जी, कि नहीं आएगा? जैसे इसका 3 हो और इसका भी 3 हो तो क्या आएगा? 3 - 3 0। नहीं, तो अगर हम लोग देखें कि इसका वैल्यू अगर Q है, नहीं, और इसका वैल्यू भी Q है तो हम लोग नेट Q यानी Q नेट जो निकालते थे जिसको बोलते थे डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? Q - Q जो कि वैल्यू क्या आएगा? 0। अब अगर आप म्यू का वैल्यू निकालोगे तो म्यू का वैल्यू का मतलब हो गया Q नेट और गुना D। तो यहाँ पर आपका म्यू का वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई D, दैट इज आपका म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो अगर म्यू का वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब Cl2 जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है आपका, ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना है। तो जैसा Cl2 का केस है सेम Br2, I2, H2, O2, N2 का नहीं है क्या? नहीं, तो जितने भी ये सब मॉलिक्यूल हैं A2 टाइप वाले ये सब पोलर की नॉन पोलर? नहीं, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। जितने भी A2 टाइप मॉलिक्यूल हैं वो सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं बाबू? नॉन पोलर होते हैं। चलो देख लेते हैं। फॉर A2 टाइप मॉलिक्यूल म्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0।
नहीं, जो भी A2 टाइप मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए म्यू का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है। दैट इज A2 टाइप मॉलिक्यूल इज ऑलवेज नॉन पोलर। नहीं, जो A2 टाइप मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, क्योंकि उनके म्यू का वैल्यू क्या आता है, 0। इतना में दिक्कत। चलो आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, हमेशा केयर करना, जैसे देखो कार्बन हम लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, अगर एकदम बारीकी से देखा जाए, नहीं तो कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.04 होता है और इसका होता है 2.01। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर बहुत एक्यूरेसी के साथ देखेंगे तब ठीक, लेकिन ऐसे अगर जनरल हम लोग बात करेंगे, नहीं तो इनकी और कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मानी जाती है। यानी हम इसका वैल्यू अगर 2 मानते हैं तो इसका वैल्यू भी 2। यानी हम मानते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बाबू कार्बन एंड हाइड्रोजन की, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 2 - 2 = 0। तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया रहे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से अगर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वो मॉलिक्यूल भी हमेशा नॉन पोलर होगा, क्योंकि उसके लिए भी म्यू का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं, जैसे एग्जांपल CH4, जैसे मान लो हम CH4 को लिखते CH H H और H मान लिख दिए। नहीं, तो हमेशा डाइपोल मोमेंट दो एटम के लिए डिफाइन होता है। किसी भी दो एटम को पकड़ो, इसके और इसके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस पॉइंट के लिए म्यू का वैल्यू 0, इसके लिए भी निकालोगे तो म्यू का वैल्यू 0, क्योंकि क्यू का वैल्यू 0 आएगा। इसके लिए भी निकालोगे तो म्यू का वैल्यू 0, और इसके लिए भी निकालोगे तो म्यू का वैल्यू 0। आया कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो CH4 जो है ये मॉलिक्यूल कैसा, पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट और आया। अच्छा, जो भी A2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए भी म्यू का मान 0 होता है, तो A2 टाइप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो नॉन पोलर होते ही हैं। साथ साथ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित हो, वैसे मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर ही होते हैं। ध्यान रखना है। जैसे पेट्रोल, हेप्टेन, पेट्रोल का मतलब क्या है, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिक्सचर। ध्यान रखना है, C7H16, तो C7H16 पेट्रोल का फॉर्मूला हुआ। तो पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। ध्यान रखना है, क्योंकि आप C7H16 बोल रहे हो तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई है क्या, नहीं है। तो पेट्रोल को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान रखना है, ये सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी दिमाग में रखना है कि जितना भी तेल होता है वो सब नॉन पोलर होता है, तो जितने भी वायल्स होते हैं वो सब का फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान रखना है। जैसे के वायल क्या होता है, डेकेन। ध्यान रखना है, 10 कार्बन, C10, H 10 × 20 और 2 22, क्या है, के वायल। पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। बोलो दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से नॉन पोलर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे उसी में कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं AlCl3 ले लेते हैं, ले लिए। अब इस AlCl3 में बाबू बताओ सेंट्रल एटम कौन है, अल्युमिनियम की क्लोरीन? अल्युमिनियम। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया रहे तो जिस एटम की संख्या सबसे कम होती है जनरली वही क्या होता है, सेंट्रल एटम। ध्यान रखना है, ठीक है। या सेंट्रल एटम वही हो सकता है जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। जैसे सर आप बोलते हैं कि जिसका संख्या कम है वो सेंट्रल एटम होता है, नहीं तो सर HNO3, नहीं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो सर इसमें HNO3 में अगर हम लोग बात करें तो आप सर ये बताइए कि सेंट्रल एटम तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, नहीं, लेकिन हाइड्रोजन कैन नेवर बी एक्ट एज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल एटम बीच में वही एटम रह सकता है, पहला कंडीशन उसकी संख्या कम हो, दूसरा कंडीशन उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बीच में जो एटम है वो ऊपर भी बॉन्ड बनाएगा, इधर भी बॉन्ड बनाएगा, इधर भी बॉन्ड बनाएगा, नीचे भी बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ बॉन्ड बनाएगा। नहीं, क्या हाइड्रोजन 1 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है क्या?
तो जो एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें भी सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो मान लो AlCl3 में एल्युमिनियम आपका सेंट्रल एटम है, नहीं, आप एल्युमिनियम को ले लिए, क्लोरीन को ले लिए, क्लोरीन को ले लिए और क्लोरीन को ले लिए, ठीक है। चलो, अब कोई बोलता है कि बाबू AlCl3 जो है ये बताओ पोलर है कि नॉन पोलर? AlCl3 कोई पूछता है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, कोई आपसे पूछ दिया कि भाई AlCl3 दिया हुआ है तो बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर, क्या बोलेंगे? नॉन पोलर है। कैसे नॉन पोलर है? पढ़ के देखा जाए, हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें सेंट्रल एटम पकड़ लो और इस सेंट्रल एटम के पास चेक करो लोन पेयर। क्या चेक करना है? लोन पेयर। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। तो अगर एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका है, 1 2 और एक 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका है। तो क्या इसके पास अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो लोन पेयर क्या है यहाँ पर? 0। तो हम क्या बोले, कोई भी मॉलिक्यूल दिया है तो उसका सेंट्रल एटम पकड़ लो। अब सेंट्रल एटम के पास चेक करो कि लोन पेयर है या नहीं है। अगर लोन पेयर 0 हो जाए पहला, तथा लोन पेयर 0 हो जाए साथ साथ इस सेंट्रल एटम पर, साथ साथ इस सेंट्रल एटम पर सभी एटम सेम है कि अलग अलग हैं? सेम है। ध्यान रखना, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर क्या हो? 0 हो, पहला। दूसरा, इस सेंट्रल एटम पर सभी एटम सेम होने चाहिए। अगर सभी एटम सेम है तो निश्चित रूप से इस मॉलिक्यूल का म्यू यानी डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा, और ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। ऐसा मॉलिक्यूल भी बाबू क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो वही बात हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि इफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज 0 लोन पेयर, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास क्या हो? 0 लोन पेयर हो, ठीक है, एंड द सेंट्रल एटम कंटेन्स ऑल द सेम एटम्स, देन फॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल म्यू इज इक्वल्स टू 0। नहीं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 हो और सेंट्रल एटम पर सभी एटम क्या हो? सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है, और ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है, ठीक है। जैसे सर फीलिंग नहीं आ रहा है, नहीं, जैसे रूल्स होगा ये। अब फीलिंग तब आता है जैसे अब केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोग क्या बोले अभी कि डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो हम AlCl3 का एग्जांपल लिए, थोड़ा समझ लेते हैं। तो AlCl3 जो है, अगर इसका आप शेप पता करोगे तो इसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप क्या होता है इसका? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो हम बाई शेप नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका शेप क्या पता आप ढंग से याद है कि नहीं आपको है, इसलिए शेप के अनुसार हम नहीं बता रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली शेप के अनुसार ही डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाता है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर इसका शेप है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, Al Cl Cl और यहाँ से आपका Cl, इस तरह से। अब हम लोग बोले कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जब भी खींचते हैं एरो से तो उसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तरफ वेक्टर खींचते हैं। चलो, तो लेस इलेक्ट्रॉनिक से मोर इलेक्ट्रॉनिक। चलो, क्लोरीन और अल्युमिनियम में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कौन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव? एल्युमिनियम में और क्लोरीन में। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है? बोलिए। हाँ, नॉर्मली बोलिए ना, कौन जरूरत है ना पूरा एकदम डेफिनेशन बताना है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हम बोल रहे हैं कि दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड दिस एटम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसका मतलब क्या है? जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है कि वह एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो एटम अपनी तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पाता है वो क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ध्यान रखना है। अब जनरली अगर प्योरिटी टेबल में बात किया जाए तो मेटल नॉन मेटल की बात कर लो। तो अगर मेटल नॉन मेटल तुम बात करते हो तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं, नहीं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, नहीं। तो फैक्ट बात है कि अगर कोई पूछता है तो हम ये खूब समझते हैं
हम यहाँ से ये खूब समझते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल्स। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नहीं तो जो दे दिया वो कमजोर और जो ले लिया मजबूत। होता है ना भाई, छीनने वाला हमेशा स्ट्रांग होता है, नहीं देने वाला को कमजोर माना जाता है। दुनिया यही है, ध्यान रखना है। अब दूसरा एक और कंडीशन है, जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। नहीं, सबसे ज्यादा अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, और तब आपका आता है क्लोरीन। नहीं तो जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल में कंपेयर करे तब तो एकदम दिमाग साफ है, नहीं कि भाई मेटल कमजोर और नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग, यानी कि नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मेटल लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। पहला कॉन्सेप्ट ये गया। दूसरा हम लोग को आता है, अगर नॉन मेटल्स में आ जाते हैं तो कहीं भी अगर फ्लोरीन साहब दिखाई दें तो बाकी सब कमजोर, बाकी सब कमजोर। अगर ऑक्सीजन दिखाई दें और उसके साथ फ्लोरीन साहब नहीं हो, कोई और आइटम हो, तो ऑक्सीजन साहब मजबूत, बाकी सब कमजोर। नहीं, ध्यान रखना है। अब जैसे AlCl3 की हम बात कर रहे थे, तो एल्युमिनियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। और क्लोरीन नॉन मेटल। तो इन दोनों में कोई पूछे कि कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कौन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सही है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और एल्युमिनियम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। चलिए अब वेक्टर खींच सकते हैं, खींचते। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच दीजिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच दीजिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच दीजिए। बोलिए, इतना में दिक्कत? खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर, है ना, खींचा जाता है, वेक्टर खींच दिए। अच्छा, तीनों वेक्टर को अगर ध्यान से देखें, सबको एक जगह कंबाइन करें, नहीं तो आपको कुछ इस तरह का फिगर मोटा मोटी बनेगा। एक हम लोग का ऐसे आ गया, एक हम लोग का ऐसे आ गया, और एक हम लोग का ऐसे अप आ गया। यही आ रहा है, ध्यान रखना है। नहीं, अब हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर खींचे इन दोनों का, तो वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। यानी अगर ये आपका μ1 है, ये अगर μ2 है, तो ये μr होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं, और इस वेक्टर को देखो तुम ध्यान से, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट वेक्टर है कि नहीं एक दूसरे के? तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यानी कि अगर इन दोनों के जगह पर, इन दोनों के जगह पर आप इसको खींच दिए तो ये तो खत्म, ये खत्म। नहीं, अब ये बच गया और ये बच गया और दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गए, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान रखना है। तो हम लोग को कंसीडर करना है। अब इसके लिए हमको हर एक मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। हर एक मॉलिक्यूल का शेप पता है तब ये आप खींच सकते हैं। अगर शेप नहीं याद है तब कैसे करेंगे? तो वही तरीका है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहे, उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को चुनिए, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर चेक कीजिए, नहीं कि लोन पेयर है कि नहीं है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 और अगर सेंट्रल एटम पर सभी एटम सेम, तो समझ जाइए कि उस मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू 0 होगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। दिक्कत है? चलिए, तो हम लोग वही चीज यहाँ बता रहे थे आपको, तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो चलो, CCl4 पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, पता है ना आप लोग को? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 4। बताइए, 6 बोले तो हाँ, बहुत लोग हामी बढ़ रहे हैं। नहीं, कार्बन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हाँ सर। नहीं, भर दीजिए ना, कोई इतना मन करे कोनो हम लोग को दिक्कत नहीं है। आपको जो मन करे वो भर दीजिए, जो मन करे वो बता दीजिए, थोड़ा सा पकड़िए। चलिए, CCl4, तो कार्बन जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 का यूज कर लिया, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन। तो इस कार्बन के पास अगर आप लोन पेयर चेक करोगे तो लोन पेयर आपको 0 आ जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 का यूज कर गया, तो लोन पेयर 0 हो गए। तो लोन पेयर 0 और कार्बन पर
सारे आइटम क्या है, सेम है, तो इसके म्यू का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो CCl4 एक पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर, नॉन पोलर। देखो एक बात से कंफ्यूज मत होना कभी भी, जैसे ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन इसका जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। याद रहे पोलर बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, पोलर बॉन्ड का डेफिनेशन है कि दो अलग अलग एटम, दो अलग अलग एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहां दोनों एटम अलग अलग हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, अलग अलग है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग, तो इनके बीच का बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर बॉन्ड। ठीक, जैसे मान लो हम यहां पर ये लेते हैं एग्जांपल, Cl अ बॉन्ड Cl, तो इनके बीच ये एटम और ये एटम सेम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। तो बॉन्ड की जो पोलरिटी होती है, बॉन्ड की पोलरिटी, ध्यान से मेरी बात सुनना, बॉन्ड की पोलरिटी ये डिपेंड करती है कि दोनों एटम सेम है कि अलग अलग है, नहीं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि अलग अलग है, इस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि दोनों एटम अलग अलग, नहीं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग, तो बॉन्ड क्या हो गया, पोलर बॉन्ड। लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी डाइपोल मोमेंट से बताई जाती है, मॉलिक्यूल की पोलरिटी डाइपोल मोमेंट से बताई जाती है, उसमें सभी बॉन्ड्स को देखा जाता है, उनके Q क्रॉस D का वैल्यू निकाला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके आधार पर बताई जाती है। अब CCl4 समझना तुम चाहो तो देखो, अगर हम लोग CCl4 खींचते हैं तो एक्चुअली Cl 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 और Cl खींचे इस फॉर्म में, नहीं लेस टू मोर, ये हो गया तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लो तुम, क्लोरीन है इसमें, नहीं क्लोरीन है इसमें, क्या इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे कहीं फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है क्या, नहीं, तो क्लोरीन साहब हैं, इसका मतलब हुआ कि कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो लेस टू मोर वेक्टर खींचो, 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 ये वेक्टर इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वेक्टर इसको कैंसिल आउट करेगा, म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो CCl4 के केस में आपके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी डिसाइड होती है डाइपोल मोमेंट के आधार पर, सभी वेक्टर्स का सम दिखाया जाता है कि टोटल वेक्टर का सम क्या आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन बॉन्ड की पोलरिटी वेक्टर सम पे डिपेंड नहीं करती है, बस दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग तो उनके बीच का बॉन्ड पोलर, सीधे कॉन्सेप्ट है। चलो BF3 क्या बोले, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, सही है। इसके लिए भी म्यू का वैल्यू 0 आएगा, नहीं तो ये मॉलिक्यूल भी आपका नॉन पोलर कहलाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए CHCl3 पोलर, ध्यान रखना है, ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है ना। ठीक है, तो यहां पर इस कार्बन के पास लोन पेयर तो 0 है, लेकिन कार्बन पर सभी आइटम सेम है क्या, कार्बन पे सभी आइटम सेम नहीं है। तो अगर सभी आइटम सेम नहीं है बाबू, तो निश्चित रूप से ये हम लोग का जो कंडीशन बताया गया उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका लोन पेयर 0 है, लेकिन इस पे सभी एटम सेम नहीं है, इसलिए यह मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ध्यान रखना है। जैसे कहने का सेंस क्या है समझो, जैसे तुम CHCl3 लिखे तो मान लो CHCl Cl और Cl, ये है ना जी, नहीं ध्यान रखना, वेक्टर तभी खींचते हैं, वेक्टर डाइपोल मोमेंट में वेक्टर का मतलब क्या बताए, लेस टू मोर, यही ना बताया गया। ठीक है, चलो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी सेम है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उस केस में वेक्टर नहीं खींचेंगे, ध्यान रखना है। चलो लेस टू मोर, लेस टू मोर और लेस टू मोर, इसमें तुमको ये वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल आउट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, लेकिन ये वेक्टर कैंसिल आउट नहीं करेगा,
तो जब एक वेक्टर कैंसिल आउट नहीं करेगा तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इतना बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल दिया रहे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो पहचान जाएंगे नहीं पहचाएंगे, पहचान जाएंगे, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, अब अगले पॉइंट पे आओ। अब लिखा हुआ है कि एज द सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाती है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घटता जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाती है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कहने का सेंस क्या है, देखो तो, जैसे सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल को तुम बोल रहे हो सिमेट्रिक, तो इसका मतलब हुआ कि जरूर उसके सेंट्रल एटम पर सारे एटम सेम होंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे सारे एटम सेम हो गए तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि सिमेट्रिसिटी, तो देखो तो इसमें क्लोरीन कितना है, एक, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को ही चेक करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनिटी अलग अलग है उनको ही चेक करते हैं। चलो, क्लोरीन इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार। तो तुम देख रहे हो कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है क्या। यहाँ पर इस कार्बन पे चारों क्लोरीन क्या हो गया, सेम हो गया, नहीं। तो हम लोग को यहाँ से बोल सकते थे कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। सो द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, so the value of mu decreases, ध्यान रखना है। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका है। तो इसमें आपको ये दे दिया गया, नहीं, और पूछेगा कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, इसका। सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका है, इसका। CCl4 का भी देखिए 0 आया था, नहीं, ध्यान रखना है। नहीं, कभी कभी इनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देगा, तो अरेंज करने देगा तो इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, तब इसका, और सबसे कम इसका, कर सकते हैं, किसी को दिक्कत है, नहीं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, इतना में किसको दिक्कत। तो हम लोग क्या क्या समझ में आया, एक बार रिवाइज कीजिए। डाइपोल मोमेंट म्यू, क्यू क्रॉस डी, वेक्टर क्वांटिटी, लेस इलेक्ट्रॉन टू मोर इलेक्ट्रॉनिटी, एरो खींचते हैं, बताया गया। फिर क्या बताया गया, अगर A2 टाइप मॉलिक्यूल है तो म्यू का वैल्यू हमेशा 0, मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर। अगर कोई मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो वैसा मॉलिक्यूल में भी म्यू का वैल्यू 0, वैसा मॉलिक्यूल भी हमेशा नॉन पोलर, दिक्कत। फिर हम लोग क्या बोला गया, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, सेंट्रल एटम पकड़ लो, सेंट्रल एटम में लोन पेयर चेक करो, अगर लोन पेयर 0 आ गया, मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम पे सारे एटम सेम हो गए तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ये भी समझ में आ गया, नहीं। फिर हम लोग क्या कहा गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 3-4 मॉलिक्यूल दिए रहे और उनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए दे दे, तो उस केस में चेक करो कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाएगी, मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घटता जाएगा। बोलो इतना में दिक्कत, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाए, एक पॉइंट और समझ ले थोड़ा सा हम लोग, देखो तो, ध्यान रखना। अगर आपको AB टाइप मॉलिक्यूल दिया है बाबू, कैसा मॉलिक्यूल दिया रहे, AB टाइप, ध्यान रखना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए ऑलवेज केयर करना कि ऐसे मॉलिक्यूल के म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ध्यान रखना। और ऐसा मॉलिक्यूल ऑलवेज पोलर होता है, ऐसा मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है, पोलर होता है, ध्यान रखना है। एज फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HF, नहीं, ये सब ऑलवेज आपके क्या होंगे, पोलर होंगे। क्यों, सोचो, ये है लेस और ये है मोर, है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, कम होती है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो आप वेक्टर खींचोगे इनके लिए तो हमको ये बताओ, लेस इलेक्ट्रॉनिक टू मोर इलेक्ट्रोनिटी, आप वेक्टर खींच दिए। अब इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए क्या कोई अपोजिट वेक्टर है क्या, नहीं है भाई, नहीं। आप इसके लिए भी खींच रहे हो लेस इलेक्ट्रॉनिक टू मोर इलेक्ट्रोनिटी, अब इस वेक्टर कैंसिल करने के लिए कोई पीछे वेक्टर नहीं है,
लेस इलेक्ट्रॉनिक टू मोर इलेक्ट्रॉनिक, आप वेक्टर खींच रहे हो, तो इन सबको कैंसिल करने के लिए कोई अपोजिट वेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन सभी के लिए म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और ये सभी मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो जब भी कोई आपको ए बी टाइप मॉलिक्यूल दिखाई दे, तो ए बी टाइप मॉलिक्यूल में सोचना ही नहीं है क्या होगा, वो हमेशा पोलर होगा। ठीक है, ए टू टाइप मॉलिक्यूल में जैसे नहीं सोचना था कि ए टू टाइप मॉलिक्यूल है तो सीधे क्या होगा, नॉन पोलर, तो ए बी टाइप मॉलिक्यूल सीधे क्या होगा, पोलर। दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सेंट्रल एटम पकड़ लो, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 था और सेंट्रल एटम पे सभी एटम क्या थे, सेम थे, तो मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर। नहीं, लेकिन अब देखो तो, इफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो लोन पेयर, लोन पेयर 0 नहीं हो, तो उस केस में अगर लोन पेयर 0 नहीं हो तो उसका म्यू का मान भी 0 नहीं होगा, उसके म्यू का मान भी 0 नहीं होगा, एंड द मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। ठीक, जैसे H2O, H2O में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 12 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सब याद रखिएगा आप लोग, नहीं आप लोग बताइएगा तो हमको याद आता रहेगा, बस में रहे ना। नहीं, O, अब O के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 में से ये 2 बॉन्ड ना लिया, H H, ठीक है, तो इसके पास 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर गया ऑक्सीजन अपना, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता है 6 गो, 6 में से 2 का यूज कर गया, बचा कितना, 4, तो इसका लोन पेयर 0 तो नहीं है, इसका लोन पेयर इज इक्वल टू 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। नहीं, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैसे इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, जो बच जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो ये आपके लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 1 और 1 2 लोन पेयर इसके पास है, तो लोन पेयर 0 नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, पोलर, ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। ध्यान रखना, आप चेक कर सकते हो वेक्टर के माध्यम से, चेक करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन लेस और कौन मोर, ऑक्सीजन मोर और हाइड्रोजन लेस, चलो तो लेस टू मोर खींच सकते हैं, लेस टू मोर, चलो लेस टू मोर खींच दिए। अब अगर देखा जाए तो दोनों वेक्टर ऊपर तरफ गए हैं, नहीं अगर हम लोग इनको खींच रहे हैं तो इनका पैरेलल ट्रांसलेशन अगर तुम कर दो तो पैरेलल ट्रांस करके इसका ऊपर ले जाओगे और इसको भी ऊपर ले जाओगे, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कहीं इधर आएगा, क्या इस वेक्टर को कैंसिल करने वाले नीचे कोई वेक्टर है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसके म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, पोलर, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। बोलो इसमें दिक्कत है, नहीं, तो पोलर और नॉन पोलर पहचानना जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाटर आपका क्या हो गया, पोलर। आगे आगे जाओ, देखा जाए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें पोलर नॉन पोलर आपको पहचानना है। नहीं, बताइए NH3 पोलर की नॉन पोलर, NH3 पोलर की नॉन पोलर, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए तीनों यूज किया है कि नहीं किया है, नॉन पोलर होगा, कैसे पोलर है, हाँ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से कितना यूज किया है, 3 गो, 3 बॉन्ड बनाया है, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन गधा सब पढ़ा के तुम लोग को तब यहाँ लाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, बेसिक पढ़ाते समय इसीलिए हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़ाते हुए तब यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि हमको आगे यूज आने वाला है, तो छोटा छोटा पॉइंट पढ़ा के तब यहाँ पे आए हैं। नहीं, तो NH3, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5, 5 में से कितने का यूज किया, 3 का, तो इसके पास लोन पेयर 1 बचा है कि नहीं बचा, लोन पेयर इसके पास 1 बच गया, तो लोन पेयर अगर 1 बच गया, लोन पेयर 0 नहीं है, तो इसके म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और NH3 कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, ध्यान रखना है, NH3 आपका एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। बोलो दिक्कत है इसमें, AlCl3 अभी चेक किए थे, नॉन पोलर अभी चेक किए थे हम लोग, तो ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग नॉन पोलर लिख दिए कि भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। चलो ये तो समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग को दिया हुआ CH2Cl2 पोलर, सही है, कार्बन के पास यहाँ लोन पेयर 0 है, लेकिन सभी आइटम सेम नहीं है, तो सभी आइटम सेम नहीं है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा,
ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल। चलो CO2, पोलर की नॉन पोलर? CO2 कंफ्यूज है सब, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर कैसे पोलर है? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, आ कय गो बॉन्ड बना रहा है? 2 गो, क्या 2 गो ऑक्सीजन है, आ एगो ऑक्सीजन कय गो बॉन्ड बनाता है? 2 गो, तो 2 गो ऑक्सीजन कय गो बॉन्ड बनाएगा? 4 गो नू। CO2 जब लिखेंगे तो CO, एक ऑक्सीजन कय गो बॉन्ड बनाता है? 2 गो, एक ऑक्सीजन कय गो? 2 गो, तो कार्बन का आप गिनिए, कार्बन का बॉन्ड कय गो हो गया? 4 गो, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो लोन पेयर क्या आ गया? 0, नहीं आ गया? नहीं, वेक्टर भी खींच लीजिए। CO2 लीनियर शेप में होता है, जैसे H2O का पता है ना, हम जो H2O का लिखे हुए हैं यहाँ पर, H2O किस शेप में पता है? V शेप में। H2O V शेप में ही पाया जाता है, ध्यान रखना है, तो इसीलिए V शेप में खींचा गया है। लेकिन जब CO2 की बात करोगे आप, तो CO2 आपको लीनियर शेप में पाया जाता है। नहीं, आप वेक्टर खींचो, लेस मोर, लेस मोर, ये कैंसिल आउट कर जाएगा, म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर ना, बात समझ रहे ना? तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नहीं अभी नहीं कि सर सेंट्रल एटम कार्बन बुझा गया, सर आप तो 2 गो एटम रहता है तो 2 गो बॉन्ड गिनते हैं, यहाँ पर नहीं बेईमानी कर दिए, 2 गो ऑक्सीजन था आप 4 गो बॉन्ड गिन दिए। ऐसा लग रहा है नहीं कि सर यहाँ पर आप नाइट्रोजन था आप 3 गो हाइड्रोजन था, तो एगो नाइट्रोजन 3 गो हाइड्रोजन 3 गो बॉन्ड आप गिन रहे थे, ऑक्सीजन के साथ 4 गो बॉन्ड गिन दिए, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है ना जी, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन मिल कितना बनाएगा? 4 बॉन्ड, तो चारों तो कार्बन का यूज हो गया, चारों यूज हो गया, तो लोन पेयर 0 हो गया, लोन पेयर 0 तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर। ठीक है, PCl3 बोलिए, पोलर की नॉन पोलर? लहाइएगा मत आप लोग, तनी सोच सोच के बताइएगा, बेइज्जती हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? पोलर होगा। देखा जाए, फास्फोरस ये नाइट्रोजन के ग्रुप का है, नाइट्रोजन के पास जैसे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, ध्यान रखना है, और इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा बाबू, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज किया और 2 गो बच गया। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना? 1 को मिटाओ 5 को याद रखो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक कितना? 16, 1 को मिटाओ 6 को याद करो, नहीं क्लोरीन में कितना? 17, 1 को मिटाओ 7 को याद रखो। क्या चीज? हमको बॉन्ड से थोड़ी ना मतलब है, हमको लोन पेयर से मतलब है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 5, 5 में से कितने का यूज किया? 3 का, कितने बच गए लोन पेयर? 1, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 लोन पेयर। हमको थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में है, मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1, अब लोन पेयर आ गया यानी म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी मॉलिक्यूल कैसा? पोलर। बोलो दिक्कत है? पोलर नॉन पोलर कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो ये थोड़ा सा हम लोग को पढ़ लें, देखा जाए। अब फिर सॉल्यूशन पर रिटर्न हो गए। डाइपोल मोमेंट हम लोग का आपके सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, तो अब वो 11th पढ़ेंगे तो 2-3 क्लास लगता है पढ़ने में, यहाँ मोटा मोटी हम लोग एक आइडिया ले लिए। ठीक है, अब आते हैं फिर से सॉल्यूशन चैप्टर पर, क्या इसका यूज है डाइपोल मोमेंट का, जो हम लोग पढ़े अभी पोलर नॉन पोलर का क्या यूज है, पढ़ो। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं नहीं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट दिया गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सवाल यह है कि क्या किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में घुलाया जा सकता है? नहीं घुलाया जा सकता है। नहीं, किसी भी सॉलिड को क्या किसी भी लिक्विड में घुला सकते हैं? नहीं, नहीं घुला सकते हैं, ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड solute in liquid works on the principle like dissolves like, ध्यान रखना है। तो like dissolves like का मतलब क्या है? like dissolves like का मतलब हुआ कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलेगा
और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं, तो हम लोग कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में घुलेगा, नहीं, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है, ये मॉलिक्यूल जो दो सबस्टांस आपको दिए गए हैं, वो दोनों सबस्टांस पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं। अगर दोनों सबस्टांस पोलर हैं तो एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। दोनों सबस्टांस अगर पोलर होंगे तो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा। अभी थोड़ा देर पहले हम एग्जाम्पल दे रहे थे, सोचो हम एग्जाम्पल दे रहे थे तेल, वायल, पेट्रोल का फॉर्मूला दिए थे C7H16। तो तेल जो है, वायल, ये क्या है, पोलर कि नॉन पोलर? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो तेल नॉन पोलर है और पानी क्या है, पोलर। नहीं, क्या दोनों को मिक्स कर जाएगा? नहीं मिक्स करेगा भाई, दोनों का नेचर ही अपोजिट है। पानी आपका पोलर, अभी हम देखे थे H2O, नहीं, और आपका तेल जो होता है वो नॉन पोलर, तो दोनों का नेचर अपोजिट है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सोचो कि आपका पेट्रोल जो था, जिसका फॉर्मूला था C7H16, वो क्या था, नॉन पोलर। और किरोसिन तेल जो था C10H22, वो भी क्या था, नॉन पोलर। तो पेट्रोल नॉन पोलर, किरोसिन तेल नॉन पोलर। कॉन्सेप्ट कहता है लाइक ड्रॉप्स लाइक। तो पेट्रोल में क्या क्या हम तो मिला के बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। लोग बेचते हैं, नहीं बेचते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग केयर करना होगा यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज हम लोग को दिया, अब इसी पे आपका एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखना है। नहीं, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो हमको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आपको वाटर दे दिया हुआ है, नहीं, और उसके बाद बहुत सारे सॉल्यूट दे दिए गए हैं और बोला कि इनको अरेंज करो। ध्यान रखना है कि कौन वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन लेस सॉल्युबल होगा, कौन इनसॉल्युबल होगा, आप इसमें से अरेंज करो। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, तो उसको पहले समझना पड़ेगा। तो अभी के क्लास में हम लोग सिर्फ ये समझे कि पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घूमेगा। और हम लोग ये पहचानना सीख गए, हम लोग ये पहचानना सीख गए कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। चलो एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, हमेशा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड वो ऑलवेज पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज पोलर होते हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं मेनली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है तो ये वाटर सॉल्युबल है, ध्यान रखना है। हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो भी आयनिक कंपाउंड हैं वो पोलर होते हैं, और जितने भी पोलर कंपाउंड हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ देख लो, NaCl आयनिक कंपाउंड है, KCl आयनिक कंपाउंड है, NaNO3 आयनिक कंपाउंड है। हम आयनिक कंपाउंड पहचानने के लिए बताए थे, आयनिक कंपाउंड पहचानने का सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, कहीं भी दिखाई दे समझ जाओ आयनिक कंपाउंड। बस में ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कहीं भी दिखाई दे समझ जाओ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है, इसके बाद में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। 1A और 2A आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बाकी जितने भी मेटल हैं वो धीरे धीरे कोवैलेंट तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना। चलो, तो ये लिख रहा है NaCl, KCl, NaNO3 आर पोलर सॉल्यूट, सो सॉल्युबल इन वाटर। दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। तो आज की इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अब पोलर पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको किस नाम से जानते हैं। नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स उसको किस नाम से जानते हैं, उस पर भी आधारित क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान रखना है। तो पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम पढ़ेंगे, तब एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो आज के इतना ही, लेकिन याद करके आइएगा, फिर कल इसका यूज पढ़ेगा नहीं। अब कल क्वेश्चन बनवाएंगे, हम पूछेंगे कि देखो पोलर कि नॉन पोलर, अब लहाना शुरू, नॉन पोलर नहीं, नहीं सर पोलर, लहाने वाला काम नहीं, विथ रीजन बताइएगा, ढंग से पढ़ाया गया है तो ढंग से इसको याद करके आइएगा, समझ के आइएगा, जहां दिक्कत हो वहां पूछिएगा।